हम लोग अक्सर जिंदगी में ना सफलता और खुशी ढूंढने के लिए बस बाहर की दुनिया में हाथ पैर मारते रहते हैं। जैसे कोई नई नौकरी मिल जाए या किसी नई शहर में चले जाएं। हाँ, या फिर कोई नया रूटीन अपना लें। अक्सर लोगों को यही लगता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान न किसी ऐसे रिमोट कंट्रोल की तलाश में है जो बाहर से उसकी जिंदगी को रातों रात बदल दे। जो कि असल में होता नहीं है। सही कहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो गई जैसे कोई इंसान अपना चश्मा पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहा हो, जबकि वो चश्मा उसकी अपनी नाक पर ही रखा हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जी। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ही स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं जो ये पूरी तरह साबित करता है कि वो रिमोट कंट्रोल बाहर कहीं है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। आज हमारे सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इसका पूरा निचोड़ है, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली किताब है। हाँ। और आज का हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। हमें उन 5 जादुई तरीकों की गहराई में जाना है जिनसे कोई भी इंसान अपने अंदर छिपे इस अलादीन के चिराग का, यानी अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है। मतलब इंसान हमेशा समाधान के लिए बाहरी दुनिया की तरफ ही क्यों भागता है, जबकि असली कंट्रोल रूम तो हमेशा से उसके अपने दिमाग के अंदर मौजूद था। मैं कहूंगा कि ये इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं तो हमें लगता है कि चीजें ठोस होनी चाहिए, मतलब दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। किसी भी बदलाव को हम तब तक सच नहीं मानते जब तक वो भौतिक रूप से हमारे सामने ना हो। सही बात है। लेकिन जो स्रोत आज हमारे सामने है वो इस पूरी धारणा को न जड़ से पलट देता है। इस अलादीन के चिराग को इस्तेमाल करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। किताब में मन की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी और सरल उपमा दी गई है। उन्होंने कहा है कि पूरे मन को एक बगीचे की तरह सोचिए। एक बगीचे की तरह? हाँ। इस बगीचे में 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो कि एक माली की तरह है, और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो उस बगीचे की उपजाऊ मिट्टी है। 1 मिनट। तो इसका मतलब हम दिन भर में जो भी सोचते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग की चिंता हो या भविष्य का डर, क्या वो सब बीज है? बिल्कुल, वो सब बीज ही हैं। और वो बीज हम लगातार बो रहे हैं। हाँ, माली यानी चेतन मन दिन भर में जो भी विचार सोचता है वो एक एक बीज की तरह उस उपजाऊ मिट्टी में गिरता जाता है, और यहीं पर ना पूरा खेल बदलता है। अच्छा। वो मिट्टी यानी अवचेतन मन कभी भेदभाव नहीं करती। मतलब वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करती? बिल्कुल नहीं। मिट्टी का काम सिर्फ और सिर्फ पोषण देना है। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि माली ने एक मीठे सेब का बीज बोया है या किसी जहरीले पौधे का। बाप रे। अगर कोई इंसान पूरे दिन गरीबी, बीमारी या डर के बारे में सोच रहा है तो मिट्टी उसी विचार को हकीकत में बदल देगी, उसकी जड़ें मजबूत कर देगी। और अगर अच्छे बीज बोए तो? और अगर अमीरी, सेहत और खुशी के बीज बोए जाएंगे तो परिणाम सकारात्मक होंगे। अब चेतन मन ये नहीं सोचता कि ये इंसान के लिए बुरा है, मैं इसे नहीं उगाऊंगा। वो बस उसे उगा देता है। ये तो मुझे लग रहा है आधुनिक दुनिया के एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह हो गया। हाँ, कैसे? जैसे मान लीजिए चेतन मन एक प्रोग्रामर है जो कीबोर्ड पर बैठकर लगातार कोड लिख रहा है, और अवचेतन मन उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बढ़िया उपमा है ना? हाँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से ये लॉजिक नहीं लगाता कि अरे ये कोड तो एक वायरस है, इसे चलाने से पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, वो बस चला देता है। हाँ, उसका काम सिर्फ दिए गए कोड को रन करना है, चाहे वो कोई बेहतरीन ऐप हो जो जिंदगी आसान कर दे या फिर कोई खतरनाक वायरस। ऑपरेटिंग सिस्टम बस हर कमांड को अंतिम सच मानकर एग्जीक्यूट कर देता है। सटीक बात है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अवचेतन मन की अपनी कोई तार्किक क्षमता नहीं होती। मतलब वो लॉजिक नहीं लगाता? नहीं, वह सही और गलत, सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं जानता, और इसी कारण से स्रोत इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है कि विश्वास ही सब कुछ है। मिट्टी में किस तरह की धारणाओं की जड़ें जम चुकी हैं, वही इंसान की वास्तविकता तय करती है। अगर किसी के अवचेतन मन को ये विश्वास दिला दिया जाए कि मैं सफल हूं,
तो वो ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग और ऐसे अवसर खुद ब खुद पैदा करने लगता है। जो सफलता को सच साबित कर सकें। बिल्कुल। वो हर उस विचार को सच मान लेता है जिसे गहराई से महसूस किया गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर अवचेतन मन हर कोड को रन कर देता है तो कोई भी इंसान ये सही कोड दर्ज कैसे करे? क्योंकि हमारा चेतन मन तो हमेशा पहरेदारी करता रहता है ना। हाँ, वो तो है। तो अगर किसी इंसान की जेब में एक पैसा नहीं है और वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, तो उसका चेतन मन तो तुरंत बीच में आएगा। बिल्कुल आएगा। वो कहेगा कि किसे बेवकूफ बना रहे हो, बैंक अकाउंट खाली पड़ा है। सही बात है। तो इस डाउट या संदेह की दीवार को पार कैसे किया जाए? क्या ये सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं है? ये भ्रम अक्सर होता है लोगों को। ऐसा लगता है कि सकारात्मक सोच का मतलब खुद से झूठ बोलना है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि अवचेतन मन तर्कों से नहीं बल्कि भावनाओं से काम करता है। भावनाओं से, मतलब फीलिंग से। हाँ, जब चेतन मन कहता है कि बैंक अकाउंट खाली है तो वो एक तार्किक तथ्य है, एक लॉजिक है। लेकिन अवचेतन मन तथ्य नहीं समझता, वो उस भावना को पकड़ता है जो इंसान महसूस कर रहा है। अच्छा, तो शब्द मायने नहीं रखते। अगर सिर्फ शब्दों को रटा जा रहा है लेकिन अंदर से घबराहट और गरीबी की भावना महसूस हो रही है तो अवचेतन मन उसी घबराहट को सच मान लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसलिए ये सिर्फ खुद को धोखा देने की कला नहीं है, बल्कि वास्तविकता से परे जाकर उस परिणाम की भावना को गहराई से महसूस करने की कला है। तो मतलब असल समस्या हमारा चेतन मन है। हाँ, एक तरह से। वो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाता है और एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह हर नए विचार की चेकिंग करता है। अगर विचार वर्तमान की वास्तविकता से मेल नहीं खाता तो वो उसे अवचेतन मन तक पहुंचने ही नहीं देता। बिल्कुल सही। तो क्या इसका कोई ऐसा रास्ता है कि जब ये गार्ड सो रहा हो तब हम चुपके से सही कोड अंदर डाल दें? असल में स्रोत ठीक इसी तंत्र का फायदा उठाने की सलाह देता है। इसे नींद के आगोश में प्रोग्रामिंग या द स्लीपिंग टेक्निक कहा गया है। अच्छा। नींद में दिन के उजाले में जब हम पूरी तरह से जाग रहे होते हैं तब हमारे दिमाग की तरंगे बीटा अवस्था में होती हैं। इस समय चेतन मन पूरी तरह से हावी होता है और तर्क वितर्क चरम पर होता है। तो उस वक्त गार्ड को चकमा देना मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसलिए स्रोत उस समय का सुझाव देता है जब इंसान सोने की तैयारी कर रहा होता है। सोने से ठीक पहले का समय। हाँ। जब आंखें भारी होने लगती हैं। सोने से ठीक 5 मिनट पहले का वो वक्त जब शरीर शिथिल हो रहा होता है और नींद बस आने ही वाली होती है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस समय दिमाग अल्फा या थीटा तरंगों में प्रवेश कर रहा होता है। ये वो अवस्था है जहां चेतन मन रूपी गार्ड थककर सो जाता है। मतलब उसका लॉजिक लगाना बंद हो जाता है। हाँ, उसकी तर्क करने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो हमेशा एक्टिव रहता है। बिल्कुल। वो उस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और किसी भी जानकारी को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह खुला होता है। अच्छा। इस अवस्था में अगर मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं या मुझे मेरा मनचाहा काम मिल गया है जैसी बातों को दोहराया जाए तो बिना किसी लॉजिक या रुकावट के वे सीधे अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाती हैं। बाप रे, अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें ना तो ये एक बहुत ही डरावनी बात है। डरावनी कैसे? क्योंकि जरा सोचिए, ज्यादातर लोग बिस्तर पर लेटने के बाद सोने से पहले के इन 5 मिनटों का क्या करते हैं? हाँ, फोन चलाते हैं या चिंता करते हैं। हाँ, वे या तो अगले दिन ऑफिस में होने वाली किसी मुश्किल मीटिंग की चिंता करते हैं या फिर अचानक उन्हें याद आता है कि 4 साल पहले किसी ने उन्हें क्या ताना मारा था। हाँ, पुरानी बातें याद आती हैं। और वे बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुस्सा होने लगते हैं। मतलब जिस वक्त दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है और मन की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक उसी वक्त लोग अपनी सबसे उपजाऊ मिट्टी में डर और गुस्से के खरपतवार बो रहे होते हैं। और यही कारण है कि लोग उठने के बाद भी थकावा महसूस करते हैं या उनका पूरा दिन खराब जाता है। वे अनजाने में अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहे होते हैं कि दुनिया बहुत खराब है और भविष्य डरावना है। और अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। हाँ, अवचेतन मन इसे आदेश मान लेता है और अगले दिन वैसी ही तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर देता है। इसलिए स्रोत ये चेतावनी देता है कि उन 5 मिनटों की रक्षा करना किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब उस समय नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल, उसमें किसी भी नकारात्मक विचार को दिमाग में घुसने नहीं देना चाहिए।
ये समझ में आता है कि रात के उस वक्त पहरेदार सो रहा है और हम सकारात्मक विचार अंदर डाल सकते हैं। लेकिन एक सवाल और उठता है। जी पूछिए। अगर कोई इंसान बिस्तर पे लेटकर सिर्फ शब्द दोहरा रहा है, जैसे एक टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्या अवचेतन मन सच में उन शब्दों की परवाह करता है? क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि कई बार ये शब्द बहुत खोखले लगते हैं। हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी इंसानी भाषा नहीं समझता। तो वो क्या समझता है? उसकी भाषा है चित्रों और भावनाओं की, इमेजेस और फीलिंग्स। और यहीं पर शोध की अगली तकनीक सामने आती है, विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण। मतलब तस्वीर बनाना दिमाग में। हाँ, मानसिक चित्र शब्दों से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मैं स्वस्थ हूँ बोलने के बजाय हमें उस स्वास्थ्य को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखना होगा। बिल्कुल। विज्ञान भी ये मानता है कि अवचेतन मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और एक बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। अरे वाह, मतलब दोनों उसके लिए एक ही हैं। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही प्रसिद्ध ओपेरा सिंगर का उदाहरण है। उसे स्टेज पर जाने से इतना भयानक डर लगता था कि उसकी आवाज ही बंद हो जाती थी। परफॉर्मेंस एंजाइटी। हाँ, उसका चेतन मन उसे बार बार याद दिलाता था कि वो पहले भी फेल हो चुकी है। इस डर से लड़ने के लिए उसने शब्दों का नहीं बल्कि चित्रों का सहारा लिया। उसने क्या किया? उसने हर दिन शांत बैठकर ये विजुलाइज किया कि वो स्टेज पर है, उसकी आवाज बेहतरीन है और सामने बैठी पूरी भीड़ खड़े होकर तालियां बजा रही है। उसने उस खुशी और उत्साह को महसूस किया। जब उसने लगातार अपने अवचेतन मन को ये अंतिम परिणाम दिखाया तो मन ने खुद ही उस घबराहट को खत्म कर दिया। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी सस्पेंस फिल्म की हैप्पी एंडिंग पहले ही देख लेना। हैप्पी एंडिंग? कैसे? सोचिए, अगर किसी को पहले से पता हो कि फिल्म के अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हीरो की जीत होगी, तो फिल्म के बीच में जब भयानक मुश्किलें आती हैं तब भी घबराहट नहीं होती ना? हाँ, क्योंकि हमें अंत पता होता है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर से पता होता है कि ये सिर्फ एक रास्ता है जो उस हैप्पी एंडिंग तक जा रहा है। मुझे लगता है विजुअलाइजेशन शायद हमारे दिमाग को वही हैप्पी एंडिंग दिखाने का काम करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जब अवचेतन मन को अंतिम परिणाम का चित्र मिल जाता है तो वो खुद रास्ते ढूंढने लगता है और बीच की मुश्किलों में घबराता नहीं है। ये उस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। अवचेतन मन को प्रक्रिया से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उस अंतिम चित्र से मतलब है जो उसे सौंपा गया है। सही है। लेकिन एक बात और है जिस पर ध्यान देना होगा। जब कोई इंसान विजुअलाइजेशन कर रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक दिमाग में कोई डरावनी फिल्म चलने लगती है। हाँ, ये तो होता है। डाउट आ ही जाता है कि क्या होगा अगर मैं हार गया, क्या होगा अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। यहीं से स्रोत की उस हिस्से की अहमियत बढ़ जाती है जो डर से निपटने की बात करता है। हाँ, क्योंकि इंसान का दिमाग ना स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों की तरफ जल्दी खिंचता है। हम अच्छे परिणाम से ज्यादा बुरे परिणाम की कल्पना जल्दी कर लेते हैं। बिल्कुल। और वो डर बहुत असली लगता है, शरीर में पसीना आने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस डर का क्या करें? स्रोत इस डर को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी बात कहता है। डर वास्तविकता नहीं है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है जो आपको छू सके। तो डर है क्या? डर सिर्फ और सिर्फ मन का एक विचार है, और क्योंकि वो सिर्फ एक विचार है, उसे एक मजबूत और सकारात्मक विचार से बदला जा सकता है। जब इंसान किसी चीज से डरता है तो वो असल में अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे रहा होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मतलब वो नेगेटिव कमांड दे रहा है। हाँ, लेकिन जब वो इंसान उस डर को चुनौती देता है और सकारात्मक सुझावों या एफर्मेशन से उसे बदल देता है तो स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। अच्छा। जब कोई आत्मविश्वास के साथ डर की आंखों में देखता है तो अवचेतन मन उस आत्मविश्वास को ग्रहण कर लेता है और उसे कई गुना बढ़ाकर इंसान को असीम हिम्मत देता है। अगर हम इन कड़ियों को जोड़े ना तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या बात है वो? अगर डर सिर्फ मन का एक विचार है जो किसी बुरी घटना के होने से पहले ही हमें डरा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डर भी एक प्रकार का नेगेटिव विजुअलाइजेशन ही है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात पकड़ी है ना? हम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किसी बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं, उस पर पक्का विश्वास कर रहे हो और हमारा शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया भी दे रहा है। हाँ, शरीर पसीना पसीना हो जाता है। मतलब विजुअलाइजेशन की कला तो हर इंसान के पास जन्म से है, हम सब उसमें माहिर हैं, बस हम अनजाने में उसका उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो समस्या है। अगर कोई इंसान सिर्फ ख्यालों से अपने अंदर इतना भयानक डर पैदा कर सकता है तो उसी प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा में मोड़कर वह अपार हिम्मत भी तो पैदा कर सकता है। बिल्कुल, ऊर्जा तो बिल्कुल वही है।
बस उसे किस दिशा में मुड़ा जा रहा है ये मायने रखता है। मन को इस बात का प्रशिक्षण देना पड़ता है कि वह उन चित्रों पर ध्यान केंद्रित करे जो जीवन में निर्माण करते हैं, न कि विनाश। निर्माण करना जरूरी है। और यही से हम स्रोत के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का आधार है। स्रोत अवचेतन मन की तुलना एक बैंक से करता है। विचारों का बैंक से क्या लेना देना? लेना देना बहुत गहरा है। एक साधारण बैंक में पैसे जमा होते हैं, लेकिन अवचेतन मन रूपी इस बैंक में इंसान के विचार जमा होते हैं। अच्छा। जो भी विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, इस बैंक में जमा किए जाएंगे, वे भविष्य में ब्याज के साथ वापस मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम है। ब्याज के साथ? मतलब वो बढ़कर वापस आएंगे? हाँ, अगर किसी इंसान ने सालों तक निराशा, ईर्ष्या और डर जमा किया है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक बहुत बड़े संकट या मानसिक परेशानी के रूप में सामने आएगा। बाप रे। लेकिन अगर कोई इंसान लगातार उम्मीद, स्वास्थ्य और सफलता के विचार जमा कर रहा है, तो वह कई गुना बढ़कर शांति और समृद्धि के रूप में जीवन में लौट कर आएगा। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। स्रोत ये दावा करता है कि ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि मन का विज्ञान है। सोच बदलने से जीवन बदलने की ये एक पक्की गारंटी है, जिसमें किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने और असंभव लगने वाले सपने को पूरा करने की ताकत है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारे पास हर दिन, हर पल ये आज़ादी है कि हम अपने दिमाग के इस बैंक में क्या जमा करना चाहते हैं। बिल्कुल आज़ादी है। खासकर आज रात, जब कोई भी इंसान सोने जाएगा और उसका चेतन मन रूपी पहरेदार सोने की तैयारी कर रहा होगा, तो उसके पास ये चुनने की पूरी आज़ादी होगी कि वो अपने अवचेतन मन की उस उपजाऊ मिट्टी में कौन सा बीज बोने वाला है। सही कहा। क्या वो कल के काम की चिंता का बीज होगा, किसी पुरानी बहस का गुस्सा होगा, या फिर अपनी सबसे बड़ी सफलता और शांति की खुशी का एक स्पष्ट चित्र होगा? इस पूरी जानकारी का असली महत्व इसी चुनाव में छिपा है। ज्ञान का फायदा तभी है जब उसे असल जिंदगी में उतारा जाए। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि मन कैसे काम करता है या नींद से पहले के 5 मिनट कितने अहम होते हैं। उस समय का पहरेदार बनना, हर रात जानबूझकर सही विचारों को अपने मन के बैंक में जमा करना ही असली बदलाव की शुरुआत है। बिल्कुल सही बात है। और जाने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है और जिस पर श्रोताओं के लिए सोचना दिलचस्प होगा। वो क्या है? अगर हमारा अवचेतन मन सच में एक बैंक की तरह काम कर रहा है, जो कभी सोता नहीं, हमेशा सुन रहा है और हमारे हर छोटे बड़े विचार को जमा कर रहा है, तो क्या किसी भी इंसान की आज की जिंदगी, उसके आज के हालात, उन अनजाने विचारों का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो उसने 5 या 10 साल पहले सोचे थे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जो शिकायतें या डर उसने सालों पहले पाले थे, क्या वही आज हकीकत बनकर सामने खड़े हैं? ये एक ऐसा नजरिया है जो इंसान को पूरी तरह से उसकी अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार बना देता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर एक इंसान का अवचेतन मन इतनी बड़ी हकीकत गढ़ सकता है, तो क्या इस दुनिया में मौजूद अरबों लोगों का एक सामूहिक अवचेतन मन भी है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस। हाँ, क्या हम सब मिलकर अपनी सामूहिक चिंताओं या उम्मीदों से इस पूरी दुनिया की हकीकत को आकार दे रहे हैं? क्या एक इंसान के विचार सिर्फ उसी तक सीमित हैं, या वे ब्रह्मांड की किसी बहुत बड़ी मशीन का एक छोटा सा हिस्सा है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हर बड़े बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है, उस छोटे से रिमोट कंट्रोल से, उस अलादीन के चिराग से जो दुनिया के किसी कोने में नहीं बल्कि हम सभी के अपने दिमाग के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। बिल्कुल। बस जरूरत है तो उसे सही दिशा में रगड़ने की। तो आज रात अपने विचारों के माली खुद बने।